इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के टर्म 1 का मैथ का क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं क्या 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 इस क्वेश्चन पेपर में। और ये क्वेश्चन पेपर 2021 से 2022 के बीच का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है आपसे कि x बराबर -2 y बराबर -3 तो दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ ही रहा है कि इसमें कितने लीनियर इक्वेशन जो हैं, मतलब इससे आप कितने लीनियर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इससे इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो सकती हैं। कभी भी अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आपको दिया होता है तो उससे उससे आप जो है एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिया होता x y या z, इनमें से कोई भी एक दिया होता तो आप इससे सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कोई भी दो वेरिएबल दिए होते हैं, क्या दो या दो से ज़्यादा, तो आप उससे इनफाइनाइटली इक्वेशंस जो हैं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ x + 2, 4 बराबर है y बराबर है ब्रैकेट में 5, y - 2, और ये तो पूछ रहा है उसके बाद देन कोऑर्डिनेट x, y क्या होगा। तो यानी कि सिंपल बोलूँ तो x की वैल्यू निकाल दीजिए पहले, और y की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर उसे इस तरह से कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो देखिए, ये लेफ्ट में दिया है और राइट में दिया है, तो दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करेंगे, x + 2 को बराबर रखो 5 के, ठीक है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट है। तो इसका x का कोऑर्डिनेट और इसका जो x का कोऑर्डिनेट है उन्हें एक दूसरे के बराबर रख दीजिए। तो x + 2 बराबर हो गया 5 के, ठीक है, 5 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 - 2 3 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर हमारी x की वैल्यू आ गई 3 आ गई है, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखिए। तो दोबारा से y - 2 को रख दीजिए बराबर 4 के, तो y - 2 बराबर में 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y 4 + 2 हो जाता है आपका 6। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x हमारा 3 था, y हमारा था 6, तो 3,6। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ऐसा हमें दिख रहा है 3,6, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि अगर आपका x की पावर 8 की पावर दे रखी है, x + 1 उसके इक्वल में दे रखा है 64, और पूछ रहा है कि 3 की पावर 2 x + 1 की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, देखिए 8 जो है यहाँ पे बेस है, ठीक है, और 64 का यहाँ पे भी कोई बेस नहीं है, ठीक है। तो आपको इसे इस तरह से क्रिएट करना है कि यहाँ पर भी 8 आ जाए, ठीक है। हाँ, यानी कि दोनों तरफ जो है बेस जो है वो सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम इस जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसको तो हम 64 बना नहीं सकते, लेकिन राइट वाले पार्ट को मैं 8 का कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि वहाँ पे बेस जो है वो 8 बन जाए। तो देखिए 8 की पावर है x + 1, ठीक है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया, ठीक है। पावर जो है दोनों की अलग अलग है, लेकिन पावर को मैं इक्वल रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे से मैंने क्या किया, x + 1 को मैंने रख दिया 2 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए 3 की पावर 2x + 1 में। तो 3 की पावर 2, यहाँ पे x की वैल्यू डाल देता हूँ 1 प्लस में 1, तो 2 1 2 होते हैं, 2 + 1 कितने हो गए 3, तो 3 की पावर हो गई 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 3 × 3 × 3, यानी 3 × 9 और 9 × 18 9 × 27। तो यानी इसका 27 देखिए ऑप्शन है इसमें 27, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में 27 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसको हमें सोल्व करना था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 16, 30 और 26। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी हैं 16, 30 और 26। आपको उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें हाइट वगैरह तो देनी रखी, हालांकि हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, बट हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको कर लेते हैं हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला हमें आपको पता है, तो सबसे पहले हम लोग हीरोन्स फार्मूला में क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, a + b + c, यानी तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। तो तीनों साइड्स हमें पता है, तो एस निकालेंगे, तो 16 + 30 प्लस में 26, एक मिनट, 16 प्लस में 30 प्लस में 26, ठीक है, अपॉन में 2 रख लेते हैं। तो कितना आएगा ये, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 36 और आपके नहीं सॉरी 30 और आपका 16 26 कर लेते हैं, चलिए 72 आएगा, ठीक है। 72 के आसपास नहीं 72 ही आएगा, ठीक है। तो 72 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 72 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 चौक 12,
सॉरी 2 6 12, ठीक है, 2 3 4 2 6 12, एस की वैल्यू आ गई 36, एस की वैल्यू हमारी आ गई 36। अब यहाँ से निकाल देते हैं एरिया। एरिया के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, और एक होता है एस माइनस सी। जगह थोड़ी कम बढ़ रही है बट एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं, तो हमारा ए क्या होगा रूट में एस कितना था हमारा 36, ठीक है, एस माइनस ए कितना होगा, यानी कि मुझे एस माइनस ए से मतलब है कि मुझे, एक मिनट, एस माइनस ए से मतलब है मेरा कि मुझे 36 में से माइनस करना है 16 को। तो 36 में से जब मैं 16 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 20, ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर 36 में से माइनस कर दीजिए 30 को, तो 6 बचेगा, तीसरी बात है। तो फिर 36 में से 26 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, ठीक है, ये आएगा। और जब इसको रूट को हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा कुल मिला के 120 रूट में 3। ये बिल्कुल आसान सा रूट आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो आप कर सकते हैं, 36 का कैसे लिख सकते हो, 6 × 6, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10, ठीक है। और क्या आ रहा था मेरा, और बच रहा था मेरा एक मेरा 6 भी आ रहा था, ठीक है, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 और मल्टीप्लाई में 10। अब देखिए जो जो सेम है उनको बाहर निकाल देना रूट से। जैसे यहाँ से आएगा 6 बाहर, ठीक है, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक 10 ये है और एक 10 ये है, तो 1 10 बाहर आ जाएगा, सिर्फ 3 एक है तो रूट में 3 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 12 और 12 के 10 से करोगे तो 120, 120 में रूट 3। और एरिया की यूनिट क्या होती है आपको पता है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है साइड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 120 रूट 3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन दी हुई हैं, एक ये लाइन है ए बी और एक डी सी लाइन है, ठीक है। ए ओ सी एंगल दे रखा है 50। आपसे पूछ रहा है कि एंगल ये वाला एंगल निकाल के दिखा दीजिए इसको, बीच वाला यानी कि यहाँ पे दिया नहीं है, ये ओ है, ठीक है, सेंटर में ओ है यहाँ पे। तो ए ओ डी हमें यानी ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है, फिर दोनों का जो सम आएगा वो बताना है। तो देखिए हमें पता है कि एक सीधी लाइन पे अगर कोई इस तरह से लाइन डाल दी जाती है, ठीक है, तो ये एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी बात का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए सीधी रेखा एक इस पर लाइन डली हुई है, ठीक है, ये एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो इसको, कितना आएगा यहाँ पे 130, तो ये वाला एंगल हो गया 130। ऐसे ही वाला एंगल निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, इसको सीधी रेखा मान लो और मान लो ये वाली लाइन इस पर पड़ी हुई है, ये एंगल 50 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये भी 130 होगा, दोनों 130 हो गए। अब 130 जोड़ दो क्योंकि हमें आमने सामने वाले पूछे हैं और दोनों 130 आ रहे हैं हमारे। तो 130 और 130 कितना हो गया, 0 2 3 3 आपके 6 260, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। इस तरह से करना था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। देखिए ये तो बड़ा आसान है, इसमें आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, ये तो बड़ा आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। ये √5 इसका आंसर है, ठीक है। 2 नंबर दिए हुए हैं आपको 2 and 2.5, इनके बीच का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसका √5 इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी 2 पॉइंट हैविंग द सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाई ऑन। तो देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक वाला क्वेश्चन है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एप्सिका क्या होता है, एक्स एक्सिस जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसी को हम लोग एप्सिका बोलते हैं, ठीक है। जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को एप्सिका बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो ये कह रहा है कि एनी 2 पॉइंट हैविंग सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट। 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका एप्सिका तो सेम है बट ऑर्डिनेट डिफरेंट है, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ था उसका। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब आप कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पे हर जगह आपको एक्स वाला जो पॉइंट है वो सेम ही मिलेगा। मान लो यहाँ पे 3 था तो यहाँ भी 3 है, एक्स का पॉइंट यहाँ पे भी 3 है, लेकिन वाई का पॉइंट तो अलग है। अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर मुझे वाई का पॉइंट कुछ और मिलेगा, यहाँ पे वाई का पॉइंट मुझे कुछ और मिलेगा। तो बस वो यही कह रहा है, ठीक है, कि एप्सिका सेम है बट ऑर्डिनेट जो है वाई यानी वाई का जो पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्डिनेट है, और ये एप्सिका जो है जहाँ पे सेम एप्सिका है, दोनों पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट जो एप्सिका के वो सेम है और ऑर्डिनेट हर बार मुझे अलग मिल रहे हैं। तो क्या वो, तो ऐसी जो एक लाइन बनेगी क्या वो एक्स एक्सिस पे लाइन करेगी या फिर वाई एक्सिस पे होगी,
ठीक है, या फिर एक लाइन ऐसी लाइन बनेगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर एक ऐसी लाइन बनेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमें दिख रहा है हमें सीधा सीधा कि जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर बन रही है और ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यानी समांतर है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 इवन बेलो। तो 17 स्टूडेंट हैं, इनके 100 में से मार्क्स आए हैं कुछ ये। ठीक है, आपसे रेंज पूछी है, रेंज निकालना आपको आता होगा। रेंज कैसे निकालते हैं? ठीक है, जो ये डेटा दिया हुआ है इसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है आपकी वो देख लीजिए, कौन सी हाईएस्ट वैल्यू? 100 है। ठीक है, 100 है। अब लोएस्ट वैल्यू देख लीजिए, लोएस्ट वैल्यू इसमें कितनी है? 46। इसे कर दीजिए माइनस, तो 100 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो आपका 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 54। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो रेंज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दीजिए लोवेस्ट वैल्यू को जो भी डेटा में दी हुई है, बस आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और एक त्रिभुज दिया हुआ है BQR। ठीक है, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, एक है ABC और एक है PQR। कह रहा है कि AB और AC बराबर है, यानी ये बराबर है। ठीक है, एंगल C और एंगल P बराबर है। ठीक है, एंगल B और एंगल Q बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है क्या इसके बाद ये आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? आइसोसेलेस हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, या फिर आइसोसेलेस हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। कॉन्ग्रुएंट है बट नॉट आइसोसेलेस, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस। तो देखिए इस केस की बात करें तो देखिए कॉन्ग्रुएंट तो ये है नहीं, सीधी सी बात है। कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं? अगर मैं इसको उठा के इस वाले पे रख दूँ या फिर इसको उठा के इस पे रख दूँ तो दोनों की लेंथ, ठीक है, दोनों के एंगल सब कुछ सेम आना चाहिए। ऐसे 2 ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल तो बराबर है, बट इस एंगल का क्या और इस साइड का क्या, या ये साइड इसके बराबर है? ऐसा कुछ रिलेशन तो दिया नहीं कि ये इस साइड इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो साइड का तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, बस एंगल का दिया हुआ है। तो साइड में भी छोटी बड़ी हो सकती है यहाँ पे, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। ठीक है, तो जहाँ भी कॉन्ग्रुएंट है उसको तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे तो पहले कह रहा है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कह रहा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। डी में कह रहा है कि ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना ही आइसोसेलेस है, तो नहीं, आइसोसेलेस तो यहाँ पे है क्योंकि इसकी 2 साइड बराबर हैं। ठीक है, तो और एक ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax + by + c रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन की, कि ये ax + y by + c की फॉर्म में ही आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। कौन सी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान ये होती है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है ना वो 1 होती है। यहाँ पे दी हुई नहीं है, मतलब छिपी हुई होती है 1 की पावर, 1 हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो ए और बी है ना ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लास मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 15, 20, 25 और 45। द कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 45 इज। तो देखिए 45 के लिए क्लास मार्क निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए क्लास मार्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है a + b/2। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लास मार्क, तो इसको 45 के बराबर रख दो और यहाँ से निकाल दो a + b। ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90, तो a + b आ गया 90। ठीक है, इसे याद रखना, a + b 90 आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, कोई भी 2 उठा लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5 है, तो यानी कि a - b मुझे दे रखा है 5 और a + b मैंने भी पीछे निकाला था वो था 90। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, a और a कितना हो जाएगा? 2a, और 90 और 5 कितने हो जाएंगे? 95। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 47.5। ये तो आ गया आपका, देख लीजिए किस में आ रहा है 47.5, इस वाले में आ रहा है। ठीक है, ऐसे b निकाल दीजिए, b को उठा के इसमें डाल दो, यहाँ पे डाल दीजिए a + b दे रखा है 90। ठीक है, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू डाली तो b जहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो a आएगा 90 - 47.5। कितना आएगा यहाँ पे? 10 में से 5 गए 5, और तो यहाँ पे आएगा हमारा 242। ठीक है, 42.5। हाँ, 8 में 4 जाएंगे 4 बच जाएगा। हाँ ठीक है,
42.5 हमारा आंसर आएगा इसका, ठीक है। यानी कि ए मेरा, अच्छा ये मेरा बी था, ठीक है, सॉरी ये बी है, वहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू निकाली थी ना, ये बी है। तो ए मेरा ये था 47.5 और बी मेरा ये है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 दे रखी है, तो उसका एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है आपको, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है और इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बताया एरिया का जो फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है, ए उसकी साइड होती है, हाइट नहीं होती, साइड होती है, लेकिन यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है। तो हाइट से साइड कैसे निकालते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 ए बराबर में हाइट कितनी दी है, 6। तो यहाँ से ए निकाल दो, 2 को यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 दूनी 12 और √3 में आ जाएगा, ठीक है। तो ए आ गया 12√3। तो अब इस फॉर्मूले में डाल दो इसको एरिया वाले में, तो √3/4 ए का स्क्वायर था, तो यानी 12 √3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसे सोल्व करोगे तो √3 144 और यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 4 दिए 12 को डिवाइड करोगे इससे, तो इसमें आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 12√3, ठीक है। कन्फ्यूज तो नहीं है इसमें, 12√3 ऐसे आ रहा था ना हमारा। तो यहाँ पे इसको काट दो, 12 कम 12 कितने बचे 2, तो 12 दूनी 24 होते हैं, तो 12√3 हो गया, ठीक है। √3 तो बच रहा है हमारा अभी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 12√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स 2, -2, 3, -3 लाई इन द क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखिए हमें 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन से लाई करता है, देखिए ये प्लस रहता है, यहाँ पे ये भी प्लस रहता है, तो प्लस को प्लस हो गया। यहाँ पे कौन से रहते हैं, यहाँ पे ये वाला माइनस रहता है और ये प्लस रहता है, तो पहले एक्स वाला आता है, तो माइनस कोमा प्लस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पे आता है हमारा प्लस कोमा माइनस। तो यहाँ पे देखिए 2, -2 यानी कि 2 प्लस है और दूसरे वाला जो है वो माइनस है, ठीक है। इसमें देखिए 3 प्लस है, दूसरे वाला माइनस का है, तो इसमें यही वाला आ रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 4 है ये। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 टिक कर दीजिए यहाँ पे, ये ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रूट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए ये तो देखिए 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है, 4 किसका रूट होता है 2 का, और 9 3 का होता है, ये तो नहीं है, ठीक है। √7 अभी आएंगे इस पर वापस, इसको देख लीजिए पहले। √12, √12 को मैं लिख सकता हूँ, √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई में √3, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, अपॉन में √3 यहाँ पे। √3 से √3 कट जाएगा, √4 कितना होता है 2 के बराबर, तो यहाँ पे तो 2 आएगा, ये भी नहीं है। √81 किसका होता है, ये 9 का होता है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ये भी नहीं है। मैंने कहा ना रूट की फॉर्म में होंगे, और जो रूट के अंदर जो नंबर होगा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो एक ऐसी फॉर्म में होगा जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। इरेशनल नंबर की सिंपल सी पहचान है, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसे हटा देते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि 3 हो गए, ठीक है, √5 हो गया, इस तरह के नंबर। तो यहाँ पे देख पा रहे हो √7, ये किसी का √7 जो होता है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यही इरेशनल नंबर यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है आपका। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और एक और त्रिभुज है DEF। यहाँ पे इनके एंगल्स बराबर दिए हुए हैं और साइड बराबर दी हुई है। तो कह रहा है कि अच्छा 2 एंगल बराबर दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 एंगल बराबर दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 ही मतलब एक साइड बराबर दी हुई है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। 2 तो एंगल बराबर है, ठीक है, और एक साइड बराबर है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। 6 तरह की होती हैं, आई थिंक यहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6 या 5 तरह की होती हैं। तो देखिए इसमें देखिए 2 एंगल है और एक साइड है, तो 2 एंगल किस में है, इसमें है 2 एंगल और एक साइड भी है, तो ए ऐसे यहाँ पे लग रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ए ऐसे यानी एंगल साइड एंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक ये, हाँ। द टेली मार्क आर यूज टू फाइंड। देखिए टेली मार्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखिए जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा 14 चैप्टर, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 2 3,
तो फ्रिक्वेंसी लिखते हैं ना, फ्रिक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे टेली मार्क लिखते हैं, ठीक है। टेली मार्क पहले लिखते हैं, उसके बाद फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखते हैं, मैंने पहले लिख दी यहाँ पे, चलिए इसको काट देता हूँ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बाद में लिखते हैं, ठीक है। टेली मार्क के फ़ायदा यही है कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार जो है उस डेटा के अंदर वो चीज़ आई है। जैसे 2 यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार आया, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 आ जाएगी, किसकी, 2 की। तो टेली मार्क कैसे लिखते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ऐसे 2 डंडे खींच दो। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी, किसकी, 2 की। और 3 की कितनी फ्रिक्वेंसी है, 3 यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 3 कह रहा हूँ, 1 बार आया ना 3, तो इसकी 1 है। तो कुल मिला के कहूँ तो जो टेली मार्क जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टेली मार्क का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं फ्रिक्वेंसी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गिवन साइन बोर्ड एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक कॉस्ट दे रखी है किसी एक बोर्ड की, ठीक है। कितनी, 9 रुपये लगते हैं, 9 पैसे लगते हैं, सॉरी 9 पैसे लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो इस बोर्ड की कीमत कितनी होगी। तो इस बोर्ड का सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। और एरिया निकालने के लिए फिर से हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एस की वैल्यू कितनी आएगी, सारी साइड्स को जोड़ दो, 6, 8, 10, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, चलिए ऐसे कर लेते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 10, 8 और ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 16, ठीक है। 16 और मैं 8 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 24, 2 इसको काट दो तो ऐसा आएगा 12, एस मेरा आ गया 12, ठीक है। अब वापस से उस वाले फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इस फॉर्मूले में डाल दो इसको, जहाँ भी एस की वैल्यू है वहाँ पे डाल देना, और जहाँ पे क्या करना है 24 यानी 12 में से, सॉरी 12 में से माइनस कर देना है ए को, यानी किसको, ए क्या है यहाँ पे हमारा, ए 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा। तो जब मैं सारी वैल्यू डाल दूंगा इसमें, एस की वैल्यू 12 है मेरी, यहाँ पे डाल दिया, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, ए मेरा है मैंने यहाँ पे 6 मान लिया, बी मैंने 8 मान लिया, तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, फिर 12 में से 10 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। वापस यहाँ पे वही करो, पेयर बनाओ। यहाँ पे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू में 6 और 1 6 तो यहाँ पहले से ही है, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 3, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 3, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को तो 4 ही छोड़ दो, ये तो वैसे भी 2 का होता है, ठीक है। 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो देखिए अच्छा यहाँ पे कॉमन भी तो निकल जाएगा, देखिए 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, 4 बाहर ले लीजिए, 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक गलती हो गई, एक 2 रह गया यहाँ पे, ठीक है। एक 2 यहाँ पे रह गया, ये वाला बचा हुआ 2, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 को बाहर ले लीजिए, कितना आएगा, 4 × 12 और 12 दूनी 24। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो आपका जो एरिया है ना वो 24 आएगा। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो मतलब मेरे पास तो जगह कम है, पर आप पेन पेपर लेके कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर आपको मतलब कहीं पे दिक्कत आ रही है तो दोबारा देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 9 रुपये है, मतलब 9 पैसे है, ठीक है। तो कितनी होगी बताइए, इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 को। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक पेन की कीमत जो है वो 5 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 25 रुपये होगी, ठीक है। फिर तो मल्टीप्लाई कर देनी है इसको, ऐसे ही यहाँ पे करना है आपको। तो 24 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 9 से, तो ये आएगा आपका करीबन 216, ठीक है, 216 पैसे। लेकिन ऑप्शन किस में दिया है, रुपये में दिया हुआ है। तो पैसे से रुपये में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये हो जाएगा 2.16 रुपीज़, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एंगल की एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, यहाँ पे हमें एंगल ए माइनस एंगल बी दे रखा है 42 और दे रखा है यहाँ पे बी माइनस सी दे रखा है 21। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये जो गिवन दिया हुआ है हमें, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकाल दीजिए, बी वाले को उठा के यहाँ पे ले जाइए तो प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आएगा एंगल ए की वैल्यू आएगी एंगल बी प्लस में 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री।
प्लस एंगल बी का एंगल बी आएगा, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू देखिए, अगर आगे एंगल सी के लिए 21 को ले आइए तो यहाँ पे आएगा एंगल बी माइनस में 21, और ये सब कुछ 180 के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 एंगल है, एंगल बी एंगल बी एंगल बी, तो 3 एंगल बी हो गए, ठीक है। 42 में से माइनस कर दो 21 को तो कितना बचेगा, 21 बराबर में 180, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या बचा, 3 एंगल बी प्लस में 21 बराबर में 180। इस 21 को उठा के यहाँ ले जाइए, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो 3 एंगल बी आएगा बराबर में 159 के। इसको 3 को इससे काट दो तो एंगल बी आएगा 3 पंजे 15, 5 3 3 9, 53 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में है 53 डिग्री, तो ये रहा देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है, एंगल बी है 53 डिग्री, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इफ़ ए जो है दिया हुआ है -2, -1, बी दे रखा है -3, 2, पूछ रहा है कि एप्सिका ऑफ ए और ऑर्डिनेट ऑफ बी डाल दीजिए तो और उसे माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा। तो ए में देखिए एप्सिका क्या है, एप्सिका मैंने बताया था, एप्सिका जो है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाला जो होता है आपका, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट के अंदर जो देखिए कोऑर्डिनेट आप में आपका ये होते हैं, एक्स कमा वाई होता है, स्टार्टिंग वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या और इसे एप्सिका बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स वाई बोलते हैं और एप्सिका और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो एक्स क्या है मेरा -2, तो यहाँ पे डाल दीजिए -2। उसके बाद इसके हिसाब से कह रहा है कि बी का ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, पीछे वाला यानी कि 2 है यहाँ पे, और उसे माइनस कर दो। तो देखिए दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना आएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं 20, ठीक है। देखिए 0.2 के ऊपर लगा हुआ है इस तरह से बार, ठीक है, इसे बार बोलते हैं, इसे P/Q की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए बार अगर कहीं भी आपको देखने के लिए मिलता है किसी भी नंबर के ऊपर, उसे बोलता है वो P/Q की फॉर्म में लिखिए। तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस भी है, ठीक है। तो वो सब आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जो 2 है ना जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको रख दीजिए, ठीक है। और देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे 2, ठीक है। तो अगर ठीक है तो 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बार लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है 2/9, एक कम कर देना है, ठीक है, एक कम कर देना है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 2/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको किस फॉर्म में, मतलब साइड्स दे रखी हैं ABC, ठीक है। S- ए दे रखा है 5, S- बी दे रखा है 10 और S- सी दे रखा है 1 सेंटीमीटर। आपको AB + C का जो है सारी साइड्स का जो सम जो है वो बताना। तो देखिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, तो उस हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो करना क्या है हमें पता सबसे पहले सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। S- बी और S- को सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 3S आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3S है, ठीक है। ABC सबको जोड़ोगे तो नेगेटिव को बाहर ले लो और ये आएगा आपका A + B + C। अब ये जो भी नंबर है इनको भी जोड़ लीजिए राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में देखें तो 5, 10, 15 और 15 हो गया आपका 16, ठीक है। इस तरफ आ गया 16, ठीक है। यहाँ से A + B + C की वैल्यू हम लोग इसमें डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, तो देखिए वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, देखिए हमें पता है S बराबर होता है A + B + C/2, ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूले में, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे S निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो इस 2 को इसके साथ ले जाइए तो ये हो जाएगा 2S, यानी कि A + B + C आ जाएगा 2S। इस 2S को मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है, इस जगह पे। तो क्या आएगा मेरा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा मेरा 3S - का 2S बराबर में 16, ठीक है। 3S में से 2S जाएंगे तो कितना बच जाएगा, S बराबर आ गया 16, ठीक है। अब ये इस S की वैल्यू को वहाँ पे डाल दीजिए, जो हमने ऊपर अभी रिलेशन देखा था। तो देखिए कहाँ पे डालेंगे इस S की वैल्यू को, हमने अभी देखा था कि S बराबर हमारा आ रहा था A + B + C, और इस 2 को हम लोग यहाँ पे ले गए थे तो ये 2S आ रहा था, ठीक है। इस S की वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए, 2 × 16 कर दीजिए, ठीक है, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 32, ठीक है, यानी कि A + B + C जो है वो आएगा तुम्हारा 32, ठीक है, यानी कि इसका आंसर 32 होगा। तो ऑप्शन में 32 देखो ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है इसका, ठीक है। तो ऐसे करना था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है किसका, 100 एंड 120 का। तो इसके लिए सिंपल सम करते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 + 120, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड मतलब जोड़ के डिवाइड करना है, तो कितना आएगा इसका, ये आएगा आपको लगभग 110 के आसपास, ठीक है।
तो हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक है। ठीक है, 120 41 110 यानी 110। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे यानी वाई, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई वाला, जो वाई जो पॉइंट है आपके कोऑर्डिनेट के अंदर 2 पॉइंट होते हैं ना, एक्स कॉमा वाई, तो वह एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वाई वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी एक्स एक्सिस पे ये होता है आपका, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। तो एक्स वाले एक्सिस पे अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो वाई वाला पॉइंट तो यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है कि एक्स एक्सिस पे एवरी ऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 25 देखते हैं। यहाँ दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, और ये आपको चीज़ रखी है, इसमें वैल्यू डाल के आपको इसको मतलब सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें डायरेक्ट ना आप इसमें वैल्यू मत डालना, आपको पहले 1/x सोल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए 1/x को देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 1/x की बात करें हम तो हमारा x क्या है, x हमारा है 7 + 4√3, तो 1/, में आ जाएगा 7 प्लस में 4√3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, इसका जो आपको पता है ना रैशनलाइजेशन जो करते हैं वो कर दीजिए इसकी इस तरह से। ठीक है, 7 - 4√3, जिसकी रैशनलाइजेशन वगैरह आप कर लोगे तो जब निकल के जो आपका आएगा वो आएगा आपका ऊपर तो यही आएगा 7 - 4√3। ठीक है, नीचे आपका ये हो जाएगा 49। ठीक है, और ये माइनस में आपका हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यानी ऊपर मेरा क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो x की जगह पे डालूंगा 7 + 4√3, 1/x की वैल्यू आ रही है मेरी 7 माइनस का 4√3। इसके नीचे 1 था तो 1 को हमने हटा दिया। ठीक है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 7 बच रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ भी 7 बच रहा है, तो 7 कितने हो जाते हैं 14। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है हमारा। ठीक है, 14 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर लेंथ उसकी दे रखी है, और ये जो बार है वो रिप्रेजेंट करता है 100 लोगों को। तो कह रहा है कि 1300 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बार की कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आसान है। देखिए 0.2 के लिए अगर 100 लोगों को अच्छा ऐसे लिख देते हैं, चलिए, अगर 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 लेंथ का बार। ठीक है, 0.2 लेंथ का बार, तो एक बंदे को यानी एक बंदे को कितनी लेंथ का बार जो है रिप्रेजेंट करेगा, तो 0.2/100 कर दीजिए। अब 1300 लोगों के लिए निकालना है। ठीक है, तो 1300 लोगों के लिए निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1300 कर दीजिए। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 2.6। बस यही है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 हमसे कह रहा है कि ABC ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, ABC, और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। तो बताना है कि देन ABC इज़ आइसोसेलियस विथ, मतलब आइसोसेलियस का आपको पता है ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है, यानी ये वाली साइड बराबर होगी। तो अगर ABC है आपका, ठीक है, तो ये AB बराबर होगा AC के, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यानी AB बराबर AC होगा। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट 5,7 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो पहले तो इस पॉइंट को बना दीजिए आप, कहाँ पे आएगा, मान लीजिए 5 यहाँ पे आ रहा है, 7 यहाँ पे कहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, तो ये हो गया 5,7। ठीक है, तो ये मैंने इस तो, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इसको मैं 5 बना लेता हूँ, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 7 आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये हो गया हमारा 5,7। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट 5,7 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं यही तो है, वो यही डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना यूनिट है, 4 ऑप्शन दिए आपको। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 0 से लेके यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 यूनिट ही तो है, इसलिए इसका आंसर 5 यूनिट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि √7 की वैल्यू आपको दे रखी है और 1/√7 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब तो सबसे पहले अगर कभी भी बटे में अगर यानी डिवाइड में अगर आपका
अपॉन में कोई भी रूट में कोई वैल्यू होती है तो सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो 1/√7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे √7 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऊपर तो √7 आ जाएगा और √7 की मल्टीप्लाई जब √7 से होगी तो सिर्फ 7 बचेगा। √7 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2.646। इसे डिवाइड कर दीजिए 7 से, जब इसको आप 7 से भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 0.378, ठीक है। चाहे तो आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, वैल्यू यही आएगी, ठीक है, 0.378। अब देख लीजिए ऑप्शन में है कि हाँ, तो ये रहा ना ऑप्शन नंबर डी, 0.378, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप आर टेकन अलॉन्ग। तो देखिए हिस्टोग्राम जो होता है आपका, उसमें क्लास इंटरवल जो होते हैं वो किस तरह मतलब देखिए हिस्टोग्राम तो ऐसे प्लॉट करते हैं ना, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, मतलब इसके बीच में के प्लॉट करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो क्लास इंटरवल वगैरह होते हैं, ग्रुप वगैरह होते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे लिखते हैं या फिर एक्स वाले एक्सिस पे लिखते हैं। तो सीधी सी बात हमें पता है ये एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम लोग क्लास इंटरवल या फिर ग्रुप्स, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फिगर दिया हुआ है आपको, यहाँ से आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से 3x वाले पार्ट से, तभी आप वाई की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि ऊपर वाले में कुछ हमें दिया नहीं है खास, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसी रेखा पे कोई इस तरह से नीचे की तरफ लाइन बनी है, तो ये दो एंगल जो होते हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो इस नीचे वाली लाइन को मान लीजिए, ठीक है, इस वाली लाइन को ऐसे मान लीजिए। तो एक एंगल दे रखा है 72, एक एंगल दे रखा है 3x डिग्री, तो 72 प्लस कर दीजिए 3x, एक मिनट, ठीक है, 3x डिग्री और ये बराबर आएगा 180 डिग्री के, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर आएगा ये। दोबारा से देख लेते हैं, 3x का डिग्री प्लस 72 डिग्री, यह आएगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको उठा के यहाँ ले जाइए माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करीबन 108, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए तो यहाँ पे आएगा x डिग्री 3 3 3 6 18, यानी कि 36 आएगा। x की वैल्यू 36 आ गई यहाँ पे आपकी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x प्रेजेंट है यहाँ पे मैं 36 डाल सकता हूँ, ठीक है। बीच में देख सकते हैं आप 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ही चाह रहा हूँ यहाँ पे मुझे x की वैल्यू बदल चुकी है, मुझे यहाँ पे बीच वाले एंगल की वैल्यू पता है, तो मैं ये बचा हुआ जो एंगल है y, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो मैं वही करूँगा, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ को मैं ऐड कर देता हूँ। x की वैल्यू थी 36, ठीक है, 36 डिग्री, y की वैल्यू मतलब बीच में जो वैल्यू है वो 90 है, y की वैल्यू पूछ रहा है और ये बराबर है 180 के, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 और 9 3 कितने होते हैं, आई थिंक 12, ठीक है, प्लस y, ये हो गया 180। उठा के इस 126 को यहाँ ले जाइए नेगेटिव में, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी आपकी 180 माइनस 126, कितना आएगा, 10 में 6 गए 4, ठीक है, 7 में से 2 गए तो आपके 5, ठीक है, 54 आएगा आई थिंक, ठीक है, 54। तो इसका आंसर नंबर बी ठीक है, 54। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है 3 चीज़ें दी हुई हैं, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस कंडीशन जो होती है ट्रायंगल्स के बीच की, उसको वेरीफाई कर रहा है। तो देखिए ए बी बराबर है क्यू आर के, तो देखिए चार ऑप्शन में से कहाँ पे ए बी बराबर क्यू आर से रखा है, वो भी एक ऑर्डर में। यहाँ पे ए बी बराबर किसके हैं, पी क्यू के। स्टार्टिंग के दो देखने हैं आपको, ठीक है। बी ए बराबर है आर पी के, तो ये नहीं होगा। पी क्यू बराबर है बी सी के, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वो पी आर के बराबर आएगा। यहाँ पे देखते हैं ए बी बराबर है, यहाँ पे ए बी बराबर है आर क्यू के। आर क्यू मतलब क्यू आर ही मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ऑर्डर बदला हुआ है, यहाँ भी ऑर्डर बदला हुआ है, तो दोनों को उल्टा करोगे तो ए बी बराबर क्यू आर ही आएगा, ठीक है। ये तो ठीक बैठ रहा है। दूसरा देखते हैं बी सी बराबर पी आर, तो बी सी बराबर देखा जा रहा है यहाँ पे पी आर के, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, बस थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा हो रखा है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सी ए बराबर पी क्यू के, तो सी ए यहाँ पे है फर्स्ट वाला लास्ट वाला, और यहाँ पर सी ए क्या है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, तो ये भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 5 की पावर 0 किसके बराबर होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, 1 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। 2 की पावर 0 कितना होगा, ये भी 1 होगा। 7 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और 5 की पावर 0 कितना होगा, ये भी 1 होगा।
तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 2/1 यानी कि 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, यहाँ पे एंगल देखिए, एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है आपको PQR, यहाँ पे दो एंगल बराबर हैं यानी कि एंगल R और एंगल P बराबर है, ठीक है। QR दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। PR दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि PQ की लेंथ क्या होगी, यानी इसकी लेंथ क्या होगी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्रायंगल में कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स बराबर हो, मतलब दो एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो उनकी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो अपोजिट एंगल बराबर हैं, इसको आपको इस तरफ से देखना पड़ेगा, ठीक है। दो अपोजिट एंगल बराबर हैं इसके, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, यानी कि इनका जो वैल्यू है वो बराबर होगी, यानी कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं। ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया इज़। तो देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है आपको, वो भी राइट एंगल दे रखा है, ठीक है। ध्यान देना इस पर, राइट एंगल यानी कि इस तरह का, ठीक है। इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, दो साइड बराबर होती है, यानी ये साइड बराबर होगी और दोनों 10 सेंटीमीटर होंगी, दोनों ही 10 सेंटीमीटर होंगे। ये वाली साइड तो देखिए बड़ी ही आएगी अगर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हाइपोटेन्यूस की, इसलिए ये दोनों साइड्स ही बराबर होंगी। अब यहाँ से तो आप निकाल सकते हो एरिया का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको पता है, ये फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है यहाँ पे 10, हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट भी यहाँ पे 10 ही है, ठीक है। तो इसको वैल्यू को यहाँ पर डाल देता हूँ, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर डालते हैं वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा 50 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 50। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में मतलब। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो बस आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना हुआ है, मतलब लगाना है, एक तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको दे रखी है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कर दीजिए ए यहाँ पे 11 है आपका, तो √11 क्या, √11 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस √7 का स्क्वायर कर दीजिए। √11 का स्क्वायर कितना आएगा, 11 ही आएगा। 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 ही होगा। रूट से स्क्वायर कट जाता है, हालांकि इसे दिखाते नहीं है पर फिर भी दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है 4 ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक इंटरवल दे रखा है 20 से 30 का, बताना है कि इसके अंदर कितने, इस डेटा के हिसाब से कितने नंबर इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एक नंबर एक ही बार इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको। तो 20 से 30 के बीच में 25 आएगा, ठीक है, 1 हो गया। फिर 20 भी आएगा, 2 हो गए। 22 आएगा, 3 हो गए। 30 आएगा, 4 हो गए, ठीक है। फिर दोबारा से 20 आ रहा है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, एक नंबर एक बार ही लेना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ठीक है इसका, ठीक है। 4 ही चीज़ें आ रही है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आंसर 4 ठीक है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे एसोसिएशंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, स्टार्टिंग में ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसे बोलते हैं एसोसिएशन, और उसका एक रीज़न दे दिया जाएगा कि ये रीज़न इसका है या नहीं है, या फिर वो रीज़न ठीक भी है या फिर नहीं है, ठीक है। और ए का जो करेक्ट रीज़न है या नहीं है ये भी आपको बताना होता है। तो इसलिए इस 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है उस स्टेटमेंट्स को पढ़कर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, वो क्या इक्वल होते हैं सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो हाँ बिल्कुल ठीक होते हैं। द एक्सटीरियर एंगल एंड द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। यानी कि इसके लिए देखें तो ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए बहुत ए एंड आर ट्रू है और आर जो है इसका करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। 40 देखते हैं। √3 + √2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और एक ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए बिल्कुल है, ठीक है। कभी भी रूट के अंदर आपको कोई वैल्यू दी होती है तो वो एक इरेशनल नंबर होता ही है। ये इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जब इस पर आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी 3, 2, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आएगा
रूट में 6, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको वैल्यू डाल के, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस में 2 रूट में 6। तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रूट में है या नहीं है, ये ओवरऑल देखना होता है हमको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रूट में है और इसकी वजह से ये जो है एक इरेशनल नंबर ही माना जाएगा, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या ही मानी जाएगी। तो ये वाली ऑप्शन तो ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या स्क्वायर हमेशा एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर एक इरेशनल मतलब एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है? तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया रूट में, अच्छा एक मिनट रुकिए, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मैंने ले लिया 25 ले लिया मैंने, ठीक है, 25 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ही रूट कट जाता है, तो कितना आएगा 25। तो भाई 25 तो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए देखते हैं। तो ए ट्रू है, ए ट्रू है, ठीक है, बट आर फॉल्स है, क्योंकि आर हमारा गलत था, ठीक है। पहले के दो तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों ट्रू होने पड़ चाहिए होते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों को तो आप ऊपर के दो तो आपको देखने ही नहीं, आपको सी या फिर डी देखना है। ये तो ट्रू है हमारा और आर फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1, और ये केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमसे। देखिए इसमें से 6 तरह की रोड दे रखी हैं, ठीक है, 6 रोड दे रखी हैं। उन रोडों को, उन सड़कों को इस तरह से एक फिगर के फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ओ बी सड़क जा रही है, यहाँ से ओ सी, यहाँ से ओ डी, यहाँ से ओ ई, यहाँ से ओ एफ और यहाँ से ओ ए। हर एक सड़क के बीच में कुछ एंगल हैं, ठीक है। उन एंगल्स का नाम इन्होंने दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे ये। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो ए बी सी जो है, जो ए बी सी एंगल्स हैं, इनका अनुपात जो है वो दे रखा है यहाँ पे हमें 2:3:4। तो ये बात भी आपको माइंड में रखनी है। अब देखते हैं इसके ऊपर ही पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। द एंगल बिटवीन द रोड ओ बी एंड ओ सी। ओ बी और ओ सी के बीच में कौन सा कितने का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है? तो ओ बी कहाँ पे है? तो ओ बी हमारा ये रहा, ये ओ बी है और ये ओ सी, यानी हमें एंगल बी निकालना है। तो देखिए एंगल बी के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका अनुपात क्या है, नहीं रेशो क्या है इसका। तो इसका रेशो है, बी का रेशो है 3। तो देखिए हमेशा ऐसे अनुपात में, ऐसे रेशो में हमेशा उस रेशो को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने इसको एक्स मान लिया, तो हमारा जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3x के, ठीक है। अब देखिए हमें एक बात पता है कि जो सीधी लाइन होती है, एक सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। इसे हम लोग लीनियर पीरियड या फिर एक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं देखूँ तो इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, बी भी बन रहा है, ए भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। ये तीनों एंगल बन रहे हैं, इन तीनों एंगल को जोड़ लीजिए, और ये तीनों एंगल यहाँ पे हमें दिए हुए हैं अनुपात में। तो जोड़ देते हैं इसको, 2x 3x और 4x, और ये बराबर किसके होते हैं, 180 डिग्री के, क्योंकि लीनियर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए, तो 2 3 5 5 4 9, 9x हो गया, 9x। यहाँ पे इसको कर दीजिए डिवाइड। तो देखिए तीनों एंगल को जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा था, 9x बराबर में 180। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, तो 9 की टेबल से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एंगल बी, और कितना दे रखा था ये हमें 3x। एक्स की वैल्यू हम अब आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई जब आप एक्स से करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या है, 60 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल बी है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। जो इस बच्चे का ये पेपर था उसने ठीक आंसर किया यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं 42 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एंगल डी की वैल्यू निकालनी है हमें। एंगल डी कहाँ पे है देख लेते हैं डायग्राम में। आपको यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से काम करना है, ठीक है। और आपकी अगर कंसेप्ट क्लियर है, जैसे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, ठीक है, जो लाइन जब ऐसी 2 लाइन क्रॉस करती हैं तो उस पर किस तरह के एंगल बनते हैं, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं एंगल डी में। देखिए एंगल डी को आप कैसे निकालोगे। तो देखो ये जो पूरी लाइन है इसका, और जो यहाँ से देखते हो आप, तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल ई दिया हुआ है और एंगल डी दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल डी को। तो देखो अब आपको ना एंगल डी निकालने के लिए इस तरह की, अगर आप इस तरह जाओगे, इस तरह से निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमें एंगल ई के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हमें जीरो नॉलेज है, क्योंकि यहाँ तो इसका अनुपात दिया हुआ है, नहीं कुछ दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन एक सीधी लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए 3 तरह के एंगल बन रहे हैं, डी, सी और बी। बी हमारे पास पता है, सी भी हम निकाल देंगे और डी हम लोग निकाल लेते हैं फिर यहाँ से। तो देखिए एंगल डी को ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, एंगल को यहाँ पर लग देते हैं प्लस, प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी का अनुपात कितना था, एंगल सी का अनुपात देख लेते हैं, 1 मिनट बस, ये हो गया। ये एंगल सी का अनुपात आपका था मेरे ख्याल से 4 था, हाँ एंगल सी का अनुपात था 4। तो हमें क्या 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 जोड़ना था, एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल बी, और ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल डी को ऐसे वैसे रखो, एंगल सी का क्या बन जाएगा, एंगल सी का बन जाएगा 4x, एंगल बी का बन जाएगा 3x, तो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7x। तो एंगल डी बराबर में, अच्छा एंगल डी प्लस 7x बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता है कितनी निकाली थी हमने, x की वैल्यू 20 निकाली थी। तो 20 को यहाँ पे डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 140। तो एंगल डी हो जाएगा बराबर में 180। इस 140 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस में 140, ठीक है। अब 180 में से 140 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40 डिग्री, यानी जो एंगल डी है वो कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आपको पेयर बताना है, कौन से पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 कह रहा हूँ मैं, किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन से दो एंगल का सम 90 डिग्री है। तो देखिए इसका ऑप्शन इस, देखिए बाकी अगर आप कोई इनमें से बाकियों को देखोगे, इन दोनों में से आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी के साथ आपको मिलेगा कि इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री आएगा, ठीक है। मैंने चेक किया हुआ है तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट बता पा रहा हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बता पा रहा हूँ मैं। तो देखिए एंगल डी हमने कितना निकाला था अभी, 40 डिग्री। एंगल डी हमारा कितना आया था, 40 डिग्री। और एंगल ई कितना है, देखो ये पूरी सीधी रेखा है, इस पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री का, अभी निकाला था। तो एंगल ई कितना होगा, तो 90 40 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 130। और उधर ले जाओगे तो 180 में से 130 को घटा दो, कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी, अब मैं नीचे आ जाता हूँ वापस क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें दो एंगल हमें दे रखे थे और पूछा था कि इन दोनों में से किसका जो सम है वो 180 कह रहा हूँ 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। एंगल डी का था कितना था, एंगल डी का 40 डिग्री, एंगल ई का कितना था 50 डिग्री। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल डज नॉट फॉर्म कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इनमें से कौन से ऐसे एंगल है जो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स को फॉर्म नहीं करते। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल अगर उनका सम जो है वो अगर 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको। एंगल सी ओ डी और एंगल डी ओ ई निकाल देना है वहाँ से। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए एंगल सी ओ डी कहाँ पे है, एंगल सी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल डी ओ ई कहा था उसने, ये वाला एंगल। दोनों एंगलों को जोड़ दीजिए, आपको बदल जाएगा कि इनका। देखो मैं करवा देता हूँ इसको। एंगल ए कितना था हमारा, 2x था, और x की वैल्यू कितनी थी 20, तो 40 डिग्री हो गया। एंगल डी कितना है 90 डिग्री, तो इसको जोड़ दो 90 में, कितना आएगा यहाँ पे 130 डिग्री आ रहा है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सिर्फ यही वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंगल डी और एंगल ई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देख लेते हैं क्या रिलेशनशिप है भाई। इसमें वापस आते हैं डायग्राम पे। देखिए एंगल डी यहाँ पे है, एंगल ई यहाँ पे है। आपने पढ़ा होगा इस तरह से अगर कोई एंगल दो, देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई दो लाइनें के बीच में आपने एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। मान लो इसको ए मान लो, इसको मान लो बी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों के बीच में किस तरह की रिलेशन है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, साथ वाले एंगल, ठीक है। इसके साथ है ना, ये साथ वाले एंगल्स को, या फिर कह सकते हो बगल वाले एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आसन कोण, हिंदी में इसको आसन कोण ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है,
वो देखिए देखते हैं केस स्टडी में, ये सेकंड पार्ट है इसका, मतलब सेकंड क्वेश्चन है इसका केस स्टडी में। तो इसमें कह रहा है कि एक रोहन एक लड़का है 9th क्लास का जो एक ओला बुक करके ट्रैवल करना चाहता है दिल्ली के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पे, ठीक है। तो उसकी टैक्सी का किराया कुछ ऐसा है कि पहले किलोमीटर के लिए वो लेते हैं 8 रुपये, उसके बाद वो हर किलोमीटर के हिसाब से 5-5 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि कंसिडर द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y, यानी कि इस जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उस ओला द्वारा, उसको ओला की कैब द्वारा, वो x किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, और टोटल किराया जो लगेगा उसका लगेगा y रुपीज़। तो इन दोनों के हिसाब से आपको एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमें पता है, उसने कह दिया कि x किलोमीटर लगेगा, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर के लिए लगते हैं 1 रुपये, सॉरी 1 रुपये कह रहा हूँ, 1 किलोमीटर के लगते हैं 8 रुपये, ठीक है। तो 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, x-1, ठीक है, जिसके हिसाब से वो पैसे लेगा 5 रुपये हर बार, ठीक है। हर किलोमीटर के जाने के बाद 5 रुपये लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पहले वाले किलोमीटर के लिए किराया देखूँ तो वो कितना है, 8 रुपये है। बचे हुए जो रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट फेयर यानी बचा हुआ जो किराया है, उसके लिए कैसे पैसे देगा वो, ठीक है लड़का। तो 5 रुपये देगा वो किसके लिए, बचे हुए किलोमीटर के लिए। और बचा हुआ किलोमीटर कितना है, x-1, मतलब बचा हुआ किलोमीटर कह रहा हूँ मैं, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, x-1, उसके हिसाब से वो पैसा देगा, ठीक है, हर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 5x-5, ठीक है। और ₹8 यहाँ पे है, और ये भी रुपीज़ में ही है, ठीक है, इतना पैसा उसको देना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है, ठीक है। 8 रुपये को जोड़ दीजिए 5x-5 से। तो जब मैं 8 रुपये को जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा 5x-5 से, तो कितना आएगा, 5x प्लस का 3, ठीक है। और ये जो है ये क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है, जो ट्रेवल करेगा लड़का, ये वो किलोमीटर्स में। और ये इसका जो टोटल किराया था वो कितना है, y दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसे इसके बराबर रख दीजिए, ठीक है, इस डिस्टेंस के बराबर रख दीजिए। अब इस y को उठा के इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 3 माइनस का y बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए ऐसे कोई इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है हमारी, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर C, ये यहाँ पे हमारी ऐसी क्वेश्चन बन रही है, ठीक है, 5x-y प्लस में 3, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं, देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कंपेयर द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 46 विथ ax प्लस वाई प्लस सी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे ऊपर ही लिखी हुई है, दोबारा लिखते हैं, देखो ये लिखी हुई है, यहाँ से इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला a ही होता है, तो a मेरा आ गया 5, ठीक है, b मेरा आ गया -1 और c मेरा आ गया 3। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे, और 4 3 कितने होते हैं, 7, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ द टोटल फेयर इज़ 93 दैन टोटल डिस्टेंस कवर इज़, अगर टोटल किराया 93 हो जाता तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता उसको, ठीक है, उस लड़के को। तो हमने इक्वेशन देख ली थी ऊपर ही, 5x माइनस का y प्लस में 3 बराबर 0। किराया यहाँ पे क्या था, y था, और ये हमें दे दिया गया 93। तो 5x में प्लस कर दीजिए 3 और माइनस कर लीजिए 93, ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू थी ना y की यहाँ पे डाल देनी है आपको। 93 में से 53 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो क्या आएगा मेरा 5x माइनस का 90 बराबर में 0। इससे 90 को उस तरफ ले जाओ तो 90 हो जाएगा, इससे इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 5 और 4 बचेंगे, तो आई थिंक ये आपका जाएगा 8, ठीक है, हाँ 8 आएगा, ठीक है। 5 5 40 होते हैं ना, 5 8 40 होते हैं, ठीक है। 18 यानी कि 18 किलोमीटर उस लड़के को तय करना पड़ेगा इतने पैसे देकर, मतलब इतने पैसे देने के बाद, तो इतना ट्रैवल करने के बाद उसे 93 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 11 किलोमीटर देन द टोटल फेयर कितना होगा। अगर डिस्टेंस ही उसने 11 किलोमीटर ट्रेवल किया होता तो उसे कितना किराया देना पड़ता, ठीक है। तो दोबारा से वही इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है, y प्लस का 3 बराबर में 0। इस बार आपको डिस्टेंस दे दिया, यानी x की वैल्यू दे दी, तो 11 यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू, तो 11 की मतलब 5 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। y हमें निकालना है, ठीक है, प्लस 3 बराबर में 0। 55 में जोड़ दीजिए 3 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 58,
8, ठीक है, इक्वल में 0। इसे उठा के इस तरफ ले जाइए तो -y बराबर में माइनस में 58, इससे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा हमारा 58। उसे 58 रुपये देने पड़ेंगे 11 किलोमीटर के। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, रोहन ट्रेवल करता है 11 किलोमीटर और हैज़ अ नोट ऑफ 100 रुपीज़ देन मनी लेफ्ट विथ हिम। तो उसने रोहन ने 12 किलोमीटर दूरी जो है तय करी है, ठीक है। उसके बाद अभी 12 किलोमीटर दूरी उस लड़के ने तय करी है, उसके पास है उसके पास 100 का एक नोट है, ठीक है। तो उसके बाद बचा हुआ शेष धन कितना बचेगा, मतलब ओवरऑल में पूछूं तो सबसे पहले आपको 12 किलोमीटर के लिए निकालना पड़ेगा किराया कि कितना किराया लगेगा। उसके बाद जो भी किराया बचेगा जो भी किराया लगेगा 12 किलोमीटर के लिए, उसमें से 100 में से उसको माइनस कर दीजिए तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो वही दोबारा से 5x माइनस का y प्लस, देखिए यहाँ पे ना आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इक्वेशन सही बनाई है तो ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर आपकी इक्वेशन ही गलत बनी है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कर तो लोगे, कुछ ना कुछ लगा दोगे आगे, लेकिन गलत आएगा, आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। और आंसर यहाँ पे मेन होता है MCQ में, फिर आंसर के सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, तो ठीक है 60y प्लस का 3 इक्वल में 0, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ पे, 60 में 3 जोड़ दो 63 को तो ले जाके जाओगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का y बराबर माइनस का 63, ठीक है। ये नेगेटिव से नेगेटिव कर गया तो y आ गया 63। अब ठीक है, इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे 12 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है। तो 100 में से माइनस कर दीजिए 63, तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 9 से 6 गए 3, यानी 37 रुपये बचेंगे उस लड़के के पास, ठीक है, 100 के नोट में से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 9 का चैप्टर कह रहा हूँ, क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है, जो टर्म 1 में आपका आया था MCQ टाइप में क्वेश्चंस, ठीक है, 2021 से 22 के बीच का।